गुड इवनिंग। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। हम लोग उत्तराखंड डीएलएड की क्लासेस आजकल देख रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख नगरों की विशेषता। जैसा कि हम लोग जीएस फाउंडेशन के अंतर्गत इतिहास विषय को देख रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 2 ये चल रहा है आप लोगों का सिंधु सभ्यता। और प्रमुख नगरों की विशेषता के अंतर्गत आज हम सबसे पहली जो नगर देखने वाले हैं वो है हड़प्पा स्थल या हड़प्पा जो जगह है। यहाँ पे इमेज लगाया गया है, आप इस इमेज को देख सकते हैं। अब जो हड़प्पा नगर था दोस्तों, ये 2 खंडों में विभक्त था। एक भाग पूर्वी एक भाग पूर्व वाला हो गया, एक पश्चिम में। पश्चिम वाले भाग को या पश्चिम वाला जो बिल्डिंग हुआ करता था, जो स्थल था, उसे दुर्ग कहा गया। ठीक है, इस तरीके से 2 यहाँ पे नगर बसे थे, याद रखना है आप लोगों को। इस दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में इस वाले पोर्शन में एक टीले के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जैसे मजदूरों के लिए रहने के लिए एक बस्ती मिली है, जहाँ पे 15 मकान के प्रमाण मिले हैं। कितने मकान के प्रमाण मिले हैं? 15 मकान के। इसी मकान के पास से 16 भट्टियां प्राप्त हुई है। और इतिहासकार ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये भट्टियां तांबा धातु होता है, उसको गलाने का कारखाना माना है इतिहासकारों ने। ठीक है, यहीं से पक्की ईंटें से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्थल से वृत्ताकार चबूतरे का प्रमाण मिला है? और इनके मध्य में एक गड्ढा है। गड्ढे में गेहूं, जौ एवं राख के साक्ष्य मिले। ये हड़प्पा स्थल के महत्वपूर्ण अवशेष या प्रमाण इतिहासकारों के द्वारा खोजे गए हैं। अब हम मोहनजोदड़ो पे जाएंगे, दूसरा प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल। देखिए, मोहनजोदड़ो का यहाँ पे इमेज लगा है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो भी 2 नगर या 2 खंडों में ही विभक्त था। वही एक पश्चिम में जो क्षेत्र था वो दुर्ग वाला क्षेत्र था, और पूर्व वाला जो नगर था वो निचला वाला नगर था। अब इतिहासकार में ना इसमें एक वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो पश्चिम में जो दुर्ग था वो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था, ऊंचाई पर। अब वो जो नगर बसाया गया होगा पश्चिम में ना, वो ऊंचाई पर क्यों बनाया गया होगा? हो सकता है कि उस वाले नगर में कुछ विशिष्ट लोग, पुरोहित जैसे विद्वान लोग या राजा लोग रहा करते होंगे। वही जो निचला नगर है ना, उसमें हो सकता है श्रमिक लोग, जो मध्यम वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं, उन लोगों का निवास स्थल रहा हो या नगर रहा हो। ठीक है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं या महत्वपूर्ण चीज़ें के प्रमाण मिले हैं। खास करके एक विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा कुंड मिला है एक, इस हिसाब से आप ऐसा सोच सकते हो। यह पक्की ईंटों से निर्मित, यानी पक्की ईंटों से निर्मित सिंधु सभ्यता की सबसे सुंदर कृति यानी बनावट है। विशाल जो स्नानागार के प्रमाण मिले हैं, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे ज्यादा बार यही प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, पूरी इमारत 180 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी है। इसे आप याद नहीं रखेंगे। इसके मध्य में एक तालाब है। तालाब में तल तक पहुंचने के लिए इस स्नानागार के
मध्य में एक तालाब है और तालाब के तल में पहुंचने के लिए कुछ इस तरीके से है, सीढ़ियां हैं यहाँ जाने के लिए, नीचे जाने के लिए तल में। उत्तर से दक्षिण में सीढ़ियां बनी है। ठीक है, आप गूगल में इमेज देख सकते हैं, नहीं तो ठीक है। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। अब आप लोग सोचिए उस समय के लोग कितने इंटेलिजेंट होते होंगे। नहर प्रणाली, जो नाली प्रणाली, नहर भी अभी आप पढ़ोगे वहां मेरे साथ, सिंचाई के लिए। और ये जो नाली निकाली गई थी ये गंदा पानी बाहर जाए करके, बाहर निकल जाए करके। नंबर 2 जो प्रमाण मिले हैं, विशाल अन्नागार या अन्नागार, जहाँ पे अनाज रखे जाते थे कभी आपातकाल की स्थिति में जरूरत पड़ गई तो। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो अन्नागार है या जहां अनाज रखने वाला जो सबसे बड़ा स्थल है, अन्नागार है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है मोहनजोदड़ो के अंदर। पुरोहित आवास विशाल स्नानागार के पास से एक विशाल इमारत का प्रमाण भी मिलता है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अब हम चनहुद्रो के बारे में चर्चा करते हैं। यहां से वृत्ताकार ईंट का प्रमाण मिलता है और खास करके मन का बनाने का कारखाना प्राप्त हुए यहाँ से। याद रखेंगे, यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट है बस, मन का बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहुद्रो से। अब हम आगे चलेंगे लोथल, जो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। लोथल आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि लोथल जो जगह है, ये स्थल जो लोथल खोजा गया था ये भारत के गुजरात राज्य से। इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि निम्न में से किस स्थल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो नाम से जाना जाता है? तो लोथल वह जगह है। लोथल नगर भी उसी डायरेक्शन से बना है जिस डायरेक्शन से सारे नगर बने हैं। लेकिन एक चीज़ की खासियत यहाँ पर है कि यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं जो निचला नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यानी सोच लो, एक ये हो गया लोथल, सॉरी ये पश्चिम वाला दुर्ग हो गया, ये पूर्व वाला दुर्ग हो गया। इन नगरों के बाहर एक बाउंड्री दी गई है और इन दोनों को एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ बताया गया है। तो एकमात्र ऐसा स्थल जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था वो था लोथल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक, लोथल से गुड़िया मन का बनाने का कारखाना मिला है। यहीं से एक रंगाई कुंड का प्रमाण भी मिलता है। तो किस स्थल से रंगाई कुंड का प्रमाण मिलता है? लोथल से। इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। लोथल में मकानों के जो दरवाजे हुआ करते थे वो मुख्य सड़कों पर खुलते थे। कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिंधु सभ्यता में जो सड़कें बनाई गई थी वो, या फिर सिंधु सभ्यता में जो सड़कें थी वो समकोण पे काटती थी और जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़कों की ओर न खुल करके गलियों की ओर खुलते थे। यह आप लोगों को मैंने बताया था। लेकिन लोथली एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पे मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। ठीक है,
और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि लोथल के निचले नगर, जो निचला नगर जो पूरब में था, वहां से एक डॉक यार्ड या गोंदीवारा प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब आइए धौलावीरा। अब आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि धौलावीरा नामक जगह कहाँ है। कल मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है ये। याद रखेंगे कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा इनमें से है? धौलावीरा। यहाँ से 16 जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं। कितने जलाशयों के? यानी 16 जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं, 16 तालाबों के प्रमाण मिलते हैं। यहीं से एक स्टेडियम यानी मिनी स्टेडियम का प्रमाण भी मिलता है और एक सूचना पट का प्रमाण भी मिलता है। सूचना पट जिसमें सूचना लिखी जाती होगी। यहाँ पे धौलावीरा में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है ये। अब आगे जाएंगे और कालीबंगा पे चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था। बताइए क्या होता है? बिल्कुल, काले रंग की चूड़ियां। और ये स्थल कहाँ है? हाँ, सही जा रहे हैं आप। पश्चिम भारत में जाएंगे तो जहाँ थोड़ा सा सूखा होगा ज़्यादा पड़ता है, जहाँ रेगिस्तान है। बिल्कुल। ये नगर भी 2 खंडों में विभक्त था। जैसे ऊपर यहाँ से सिंधु सभ्यता के नीचे से पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी उससे पहले के प्रमाण भी मिलते हैं। यह दुर्ग क्षेत्र जो था दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कालीबंगा जो नामक जो स्थल खोजा गया जो भारत में है, उसमें जो दोनों नगर है, जो पश्चिम और जो पूरब नगर है, इन दोनों नगरों को अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा बताया गया है। लोथल एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा बताया गया और कालीबंगा अलग अलग रक्षा प्राचीर से। इसे आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट है कह रहा हूँ ना, सिर्फ अगर आप उसे भी पढ़ेंगे तो आप लोगों का काम बन जाएगा। अब हम बनवाली पे जाते हैं। बनवाली पे कुछ खास नहीं है, एक ही पॉइंट याद रखना है, मिट्टी का बना खिलौना। यहाँ से मिट्टी का बना खिलौना जो हल है ना, मिट्टी का बना एक खिलौने के रूप में हल का प्रमाण प्राप्त हुए यहाँ से। ठीक है। अब हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। जो सिंधु सभ्यता के समाज था, वो जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। यानी जैसे आज हिंदू धर्म में देखते होंगे, हमारे समाज में देखते होंगे, पितृ या पितृ सत्तात्मक आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप क्या था? मात्र सत्तात्मक था। और सिंधु समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे विद्वान वर्ग, विद्वान वर्ग के अंतर्गत पुरोहित, वैद्य, शिक्षित या शिक्षक, ज्योतिषी, और इसके बाद था दूसरा वर्ग योद्धा वर्ग, तीसरा वर्ग था व्यापारी वर्ग और चौथा वर्ग था श्रमिक वर्ग। ये पूछा है आयोग ने, कितने वर्गों में सिंधु सभ्यता के समाज को रखा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे 4। अगर हम भोजन की बात करें तो बेसिकली सैंधववासी शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी यानी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। जहाँ पे मांसाहार के रूप में मछली का प्रयोग मुख्यतः किया जाता था। अगर हम औषधि की बात करें, शिलाजीत और समुद्र का फ़ेन
और साथ में नींबू का प्रयोग करते हुए मिले। अगर हम वस्त्र की बात करें, सिंधु सभ्यता से एक वस्त्र, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। और आप लोगों को पता है कि रंगाई कुंड भी मिला था हमें। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो ऊनी, खास करके सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। ठीक है, आभूषण की बात करें तो यहाँ आभूषण में खास करके सोना, चांदी, तांबा और कांसे से निर्मित बने होते थे इनके आभूषण। इसके अतिरिक्त कुछ कीमती जो पत्थर होते थे और साथ में हाथी के दांत से भी आभूषण बनाए जाते थे, इनके प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक ही है, हाथी दांत से भी आभूषण बनाए जाते थे। ठीक है, अगर हम मुख्य आभूषणों की बात करें, हार है, बाजूबंद है, बालपिन है, अंगूठी है, चूड़ियां हैं, इनका प्रयोग करते थे और इनके प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही इंपॉर्टेंट है, चनहुद्रो से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। तो लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो चनहुद्रो से मिला है, इसे आप याद कर लीजिएगा। बाकी ये हड़प्पा से काजल की डिबिया और सफ़ेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं, ये कुछ खास नहीं है, आयोग कभी नहीं पूछता है। अब हम समाधान की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे ये लोग। तो ये आपको याद रखना है, 3 प्रकार। एक तो पूर्ण समाधान, जहाँ पे मृतकों को दफनाने की परंपरा। दूसरे आंशिक समाधान, यानी मृतकों के शरीर को कुछ जला दिया जाता, फिर उसको जंगली जानवरों को खाने के लिए रख दिया जाता था। तीसरा है दाह संस्कार, यानी जहां पे मृतकों को जलाने की परंपरा थी। तो ये था आप लोगों का दोस्तों सिंधु सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण स्थल और सामाजिक जीवन उनका कैसा था। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग यहीं पे इस टॉपिक को एंड करेंगे। कल हम सिंधु सभ्यता को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका नोट्स कहाँ मिलता है? टेलीग्राम में मिलता है। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। तो कल मिलेंगे फिर से। बाय बाय, टेक केयर।